मॉर्निंग स्टूडेंट्स, जैसे कि मैं इस चैप्टर को आपको वर्क पहले करा चुका हूँ। ज्योग्राफी के चैप्टर 7 ह्यूमन एनवायरनमेंट, सेटलमेंट, ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन। तो इस चैप्टर के मैं क्वेश्चन आंसर आपको पहले करा चुका हूँ, वर्क करा चुका हूँ। अब इसकी एक्सप्लेनेशन जो है मैं आपको समझा रहा हूँ। ठीक है बेटा। तो हम जो बात कर रहे हैं वो अमेजन बेसिन की बात कर रहे हैं, जो कि अमेजन रिवर जो है, अमेजन रिवर जो कि 10 डिग्री नॉर्थ से 10 डिग्री साउथ के बीच इनके बीच से जो रिवर बहती है और उसके आसपास के जो एरिया आते हैं उन एरिया में जो भी क्षेत्र आते हैं उन्हें अमेजन बेसिन कहा जाता है, जहाँ से रिवर फ्लो करती है। ठीक है, अमेजन रिवर क्योंकि काफ़ी बड़ी नदी है दुनिया की, और इसके आसपास के जो एरिया में रहने वाले लोग हैं, जो वेजिटेशन है, वहाँ पर क्या क्लाइमेट है, उस एरिया की बात हम कर रहे हैं। क्योंकि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच का एरिया ये आता है, जिसमें 10 डिग्री नॉर्थ टू 10 डिग्री साउथ के तरफ के बीच तक जितना भी बीच का एरिया आता है वो अमेजन बेसिन का आता है। तो उसके बारे में हम बात करते हैं। उसके बाद हम अपने क्षेत्र, अपने देश की जो है गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन के बारे में बात करेंगे। तो 10 डिग्री नॉर्थ से 10 डिग्री साउथ जो लैटिट्यूड है उसके बीच का जो एरिया है वो अमेजन बेसिन कहलाता है। और ये नदी जो है, अमेजन जो नदी है, काफ़ी लंबी नदी है। ये जिन क्षेत्रों से होकर जाती है, जिनमें ब्राज़ील, पेरू, बोलिविया, इक्वाडोर, कोलंबिया, वेनेजुएला, ये जगह जो है जहाँ से ये रिवर फ्लो करती है। तो ये क्षेत्र ऐसे जहाँ पर का जीवन जो है, जनजीवन पूरी तरह से चेंज हो जाता है इस रिवर के फ्लो करने के कारण। ठीक है, और अब बात करते हैं इसी अमेजन बेसिन की। यहाँ पर जो क्लाइमेट है वो काफ़ी हॉट है, ज़्यादातर जो है क्योंकि गर्म ज़्यादा एरिया है, हॉट सीजन है यहाँ का, गर्मी ज़्यादा पड़ती है क्योंकि ग्लोब पर बिल्कुल बीच का जो एरिया है वहाँ पर सन की रेज बिल्कुल सीधी पड़ती है, जिसके कारण उसका एरिया जो है, उस एरिया वहाँ का एरिया बहुत ज़्यादा गर्म होता है। और जब गर्म ज़्यादा होता है तो इवापोरेशन भी बहुत ज़्यादा होता है, जिसके कारण जो है मानसून जल्दी बन जाता है। लगभग पूरे साल यहाँ जो है बारिश होती है और बिना किसी पूर्व चेतावनी के दिन में डेली बारिश वहाँ पर होती है। ठीक है, रात दिन जो टेम्परेचर एक ही होता है, रात में टेम्परेचर थोड़ा डाउन हो जाता है, लेकिन मॉइस्चर जो है वो बराबर बना रहता है। जो चिपचिपाहट सी होती है वो बनी रहती है, आर्द्रता बनी रहती है और डेली बारिश होती है। इसके अलावा चूंकि बारिश बहुत ज़्यादा होती है, वर्षावन जो है, रेन फॉरेस्ट यहाँ पर बारिश के कारण जो है काफ़ी वन जो है वो घने जंगल है, इतने घने कि वो पेड़ जो है छतरी नुमा बनाए थे, जिसके कारण पूरा ढक जाता है और सूरज की रोशनी जो है, प्रकाश भी, लाइट भी जो है धरती तक पहुंच नहीं पाती है। ठीक है, वहाँ पर इस तरह के पेड़ होते हैं, वनस्पति होते हैं जो छाया में आसानी से उग सके। और ज़्यादातर जो है टूकन, अगर मैं बात करने लगूँ कि वहाँ पर कौन कौन से जीव और या बर्ड्स पाए जाते हैं, उनमें टूकन, गुंजन, ये पक्षी पाए जाते हैं। इसके अलावा मंकी, स्लॉथ, टेपीर, स्नेक, पाइथन और एनाकोंडा जैसे विशालकाय जो सांप है वो जो है अमेजन जो बेसिन क्षेत्र में पाए जाते हैं, रेन फॉरेस्ट में पाए जाते हैं। बारिश ज़्यादा होती है इसलिए पेड़ की वनस्पति बहुत ज़्यादा होती है, जिसके कारण जो है यहाँ पे काफ़ी हरे भरे जंगल पाए जाते हैं। अब इन रेन फॉरेस्ट में रहने वाले लोगों का जीवन कैसा है? यहाँ के लोग जो हैं पेड़ों को काट करके जो है फसलें उगाते हैं, फिशिंग भी करते हैं, मछली भी पकड़ते हैं। फसलें ज़्यादातर जो इनकी उगाई जाती हैं उसमें टेपियोको, पाइनएप्पल, स्वीट पोटैटो यानी शकरकंद और शिफ्टिंग कल्टीवेशन ये लोग करते हैं। शिफ्टिंग कल्टीवेशन क्या है कि ये एक जगह टिक करके जो है अपनी खेती नहीं करते हैं। इसमें शिफ्टिंग कल्टीवेशन में क्या होता है, जो आसपास के जो वनस्पति होती है, घास फूस होती हैं, उनको काट देते हैं, जला देते हैं और उसके राख को जो ऐसे बिखेर देते हैं एरिया में, जिससे कि वो उस क्षेत्र को जो है काफ़ी न्यूट्रलाइज कर देती है, जिससे कि वो खेती के लायक जमीन जो है तैयार हो जाती है। पोटेशियम होता है उस राख में, जिसके कारण वो उस वनस्पति को, उस लैंड को जो है खेती के योग्य बना देते हैं। उस पर खेती करने के बाद फिर कुछ समय बाद बार जब 2-4 बार खेती करने के बाद फिर वो खेती जमीन जो है खेती के योग्य नहीं होती, जिसके कारण लोग जो है वहाँ से कहीं और अपनी खेती शिफ्ट कर देते हैं। इसलिए इसे शिफ्टिंग कल्टीवेशन कहा जाता है। तो ये शिफ्टिंग कल्टीवेशन जो है यहाँ पर बहुत चलन में है, इस तरह की खेती यहाँ पर की जाती है। और इनका जो मुख्य भोजन है वो कसावा है। ठीक है, कसावा एक तरह का वहाँ का भोजन है जो वहाँ पर ज़्यादा खाया जाता है। और लोग जो हैं जो रहते हैं रेन फॉरेस्ट के लोग जो रहने वाले हैं वो ज़्यादातर
छप्पड़नुमा घर में रहते हैं, जिसे मधुमक्खी का छत्ता होता है, इस तरह के छत्ते के आकार के छप्पर वाले घरों में रहते हैं। इसके अलावा जो अपार्टमेंट है, बड़े अपार्टमेंट है, मलों का जो अपार्टमेंट है उनमें भी बड़े लोग रहते हैं, अमीर, मतलब काफ़ी उनके रहने के जो लाइफ स्टाइल है वो चेंज हो चुका है थोड़ा सा, लोग जो है बड़े बड़े अपार्टमेंट में भी रहते हैं। इसके अलावा पहले के मुकाबले अब वहाँ की लाइफ जो चेंज हो रही है, अब वहाँ पर जहाँ लोग अमेजोन के जंगल में, घने जंगल में या किसी और एरिया में जाने के लिए उन्हें बड़ा मुश्किल का सामना करना पड़ता था, अब अमेजोन जो है मार्ग बनने से वहाँ पर किसी भी एरिया में आसानी से पहुँचा जा सकता है। ठीक है, और इसके अलावा वहाँ के लोग जो है, क्योंकि आबादी ज़्यादा बढ़ रही है, लोगों का रहन सहन ज़्यादा बढ़ रहा है, क्योंकि कुछ लोग जो जगह को छोड़ छोड़ के जा रहे हैं, और आबादी बढ़ने के कारण, पॉपुलेशन के कारण वहाँ पर जो है जंगल जो रेन फॉरेस्ट भी काटे जा रहे हैं, जिसके कारण वो एरिया जो है काफ़ी वहाँ जंगल रेन फॉरेस्ट में विलुप्त होते जा रहे हैं, वो जगह बंजर होती जा रही है, क्योंकि जब बारिश होती है तो वो वहाँ की मिट्टी को बहा करके ले जाती है, जिसके कारण जो है मिट्टी उपजाऊ नहीं रहती और वो जमीन जो है बंजर हो जाती है। ठीक है, अब बात करते हैं गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन की। गंगा ब्रह्मपुत्र जो है हमारी बहुत बड़ी नदियाँ हैं, और उनकी जो सहायक नदियाँ हैं जिनमें घाघरा, सोन, गंडक, चंबल, कोसी, ये सहायक नदियाँ हैं। इन गंगा ब्रह्मपुत्र नदियाँ और इनकी जो सहायक नदियाँ, जो नाम बाद में अभी आपको बताए हैं, ये सब मिलकर के जो है गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन का निर्माण करते हैं। ठीक है, एक साथ मिलकर गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन बनाते हैं। ठीक है, लेकिन ज़्यादातर जो है इसमें जो ये एरिया जाना जाता है, ये प्लेन, माउंटेन्स और सुंदरबन डेल्टा यहाँ की जो मुख्य विशेषताएं हैं जो गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन की जानी जाती है। ये जो एरिया है जहाँ पर स्थित है, लोकेशन जो है उसकी 10 डिग्री नॉर्थ से 30 डिग्री के बीच की जो लेटीट्यूड है, 10 डिग्री नॉर्थ से 30 डिग्री नॉर्थ तक का जो एरिया है, उसके बीच का जो एरिया है वो गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन कहलाता है। ठीक है, इसके अलावा अगर हम यहाँ की क्लाइमेट की बात करने लगे तो यहाँ की क्लाइमेट जो है वो मानसूनी है, सीजनल है, यानी मानसून जब आता है तो वो एक समय के अंतराल पर आता है। जबकि हमने अमेजोन बेसिन की बात की थी तो वहाँ पर रोज जो है बारिश होती है और पूरे वर्ष भर जो बारिश होती रहती है, लेकिन यहाँ पर जो बारिश होती है मानसूनी बारिश होती है, जो एक साल में एक बार जो है दो बार जो है मानसूनी हवा के द्वारा यहाँ पर मानसून आता है और बारिश होती है। नॉर्मली मिडिल जून से लेकर के मिडिल सितंबर के बीच में जो है यहाँ पर बारिश होती है। गर्मी के मौसम में गर्मी होती है और सर्दी के मौसम में यहाँ ठंड पड़ती है। ऐसे नहीं किसी मौसम में जो है मौसम गर्मी अगर सर्दी हो, जब गर्मी का मंथ आता है, जब गर्मी का सीजन आता है तभी गर्मी होती है, और जब सर्दी का सीजन आता है तभी सर्दी यहाँ पर पाई जाती है। ठीक है, और ज़्यादातर जो लोग जो हैं वो माउंटेनियस क्षेत्र में ना रह करके वहाँ कम रहते हैं, प्लेन एरिया जो है वहाँ पर ज़्यादा रहना पसंद करते हैं, क्योंकि यहाँ पर माउंटेन्स एरिया भी है, पठारी क्षेत्र भी है और रेगिस्तानी क्षेत्र भी है। लेकिन लोग जो है माउंटेनियस एरिया में ना रह करके मैदानी क्षेत्रों में ज़्यादा रहते हैं। उसके कारण है, क्यों? क्योंकि मैदानी क्षेत्र काफ़ी फर्टाइल होते हैं, वहाँ पानी नदियों के किनारे बसने वाले लोग होते हैं, और जो भूमि जो है काफ़ी फर्टाइल होती है, इसलिए वो खेती के लिए बिल्कुल उपयुक्त होती है। यही कारण है कि मैदानी क्षेत्रों में जो है जनसंख्या ज़्यादा होता है, लोग ज़्यादा मात्रा में जो है मैदानी क्षेत्रों में रहा करते हैं, और इनका मुख्य जो व्यवसाय है वो खेती होता है, क्योंकि काफ़ी फर्टाइल लैंड होते हैं, मैदानी क्षेत्र काफ़ी जो है उपजाऊ होते हैं। इसके अलावा पैडी जो है, धान यहाँ की मुख्य फसल है, यानी चावल, और ये चावल ज़्यादातर उन्हीं एरियो में उगाया जाता है जहाँ पर इन्हें पानी ज़्यादा मात्रा में मिल सके, क्योंकि चावल को बहुत ज़्यादा पानी चाहिए होता है, इसलिए उस क्षेत्रों में ज़्यादा उगाया जाता है जहाँ पर इन्हें पानी आसानी से मिल जाए। इसके अलावा दूसरी फसलें भी और उगाई जाती हैं, जिनमें गेहूँ, चना, ज्वार, बाजरा, ये फसलें भी उगाई जाती हैं। शुगर केन और जूट जो है यहाँ की नकदी फसल है। नकदी फसल का मतलब है यानी कैश क्रॉप्स यानी नकदी फसल का मतलब वो फसलें जो बेचने के उद्देश्य से बोई जाती है। ठीक है, उन्हें नगदी फसल या कैश क्रॉप कहा जाता है, तो वो फसलें भी यहाँ बोई जाती हैं। इसके अलावा क्योंकि यहाँ पर भूमि जो है डिफरेंट टाइप की भूमि पाई जाती है, यहाँ पे डिफरेंट टाइप के लैंड्स हैं, अलग अलग भूमि है, तो अलग भूमि आकार के कारण यहाँ की वेजिटेशन भी अलग अलग प्रकार की पाई जाती है। ठीक है, यहाँ पर सागवान, साखू, पीपल जो है वो ऐसे पर्णपाती पेड़ है जो अपनी पत्तियाँ जो है सीजन के दौरान गिरा देते हैं। इसके अलावा डेल्टा क्षेत्र जो है, सुंदरबन के डेल्टा क्षेत्र जो है, जो काफ़ी मशहूर है, उन डेल्टा क्षेत्रों में मैनग्रोव के जो है जंगल पाए जाते हैं। ठीक है, और उत्तराखंड और सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश की यदि बात करने लगे तो क्योंकि ठंडी जगह है, ढलान वाली जगह है, वहाँ ठंडी मानसून की जगह है, वहाँ पर चीड़, देवदार जैसे कॉनिफोरस यानी कि शंकु के आकार के वृक्ष पाए जाते हैं, शंकु मीन्स
तिकोना आकार के जो वृक्ष है वो पाए जाते हैं, इसलिए वनस्पति अलग अलग पाई जाती है। जानवरों की यदि बात करने लगे तो एलिफेंट, टाइगर, डियर, मंकी और मैदानी क्षेत्रों में जो है वन हॉर्न राइनो जो है वो पाए जाते हैं। इसके अलावा फिशिंग की बात करें तो रोहू, कतला, हिल्सा ये मछलियाँ पाई जाती हैं। यहाँ के जो मुख्य शहर हैं उनमें इलाहाबाद, कानपुर, वाराणसी, लखनऊ, पटना, कोलकाता जो गंगा तटों के किनारे बसे हुए क्षेत्र हैं और चूंकि गंगा तट गंगा तट पर बसे हुए शहर हैं इसलिए यहाँ पर जो है ज़्यादा मात्रा में लोग जो रहते हैं, ये टूरिस्ट एरिया में है। और इन शहरों का जो गंदा पानी है वो नदियों को गंदा कर रहा है, कि गंगा घाट के बसे हुए क्षेत्र, गंगा के तट के शहर हैं, सिटीज़ हैं, तो ज़्यादातर जो इंडस्ट्री इन पर लगी होती है, इन शहरों में लगी होती है, उनका गंदा पानी, तमाम डर्टी वाटर जो है वो नदियों में आ जाता है, जिससे वो नदियों को प्रदूषित कर रहे हैं। और ये वो बड़े शहर हैं जहाँ 10 लाख से ऊपर की आबादी वाले शहर पाए जाते हैं। इसके अलावा यहाँ पर ट्रांसपोर्ट भी काफ़ी अच्छा है, क्योंकि मैदानी क्षेत्र के एरिया है ये, इसलिए यहाँ पर चारों ट्रांसपोर्ट जो है, जिसमें हवाई मार्ग यानी हवाई अड्डे यानी एयर जो ट्रांसपोर्ट है, एयर ट्रांसपोर्ट, वाटर ट्रांसपोर्ट, लैंड ट्रांसपोर्ट जो है, तीनों तरह के जो ट्रांसपोर्ट यहाँ पर काफ़ी सुगमता से उपलब्ध हो जाते हैं। बट हवाई अड्डे भी है, हवाई पत्तन है, और जल मार्ग के द्वारा भी जो है नदियों के मार्ग होली जो है वो भी जो व्यापारिक जल मार्ग है, जहाँ से जो है ट्रांसपोर्ट के रूप में उसका इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा ये एरिया जो है टूरिज्म के हिसाब से भी काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि इन जगहों पर काफ़ी घूमने वाली जगह के तटवर्ती क्षेत्र, तीर्थ नगरी भी है। ताजमहल जो कि आगरा में है, यमुना के किनारे पर, नदी के किनारे बसा हुआ है, ये टूरिज्म लोकेशन है जहाँ पर लोग घूमने के लिए आते हैं। इसके अलावा बौद्ध स्तूप है जो उत्तर प्रदेश और बिहार के क्षेत्रों में पड़ते हैं। इसके अलावा लखनऊ का इमामबाड़ा, कांजीरंगा नेशनल पार्क जो कि आसाम में है, और मानस वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज ये जो है अरुणाचल प्रदेश जैसे जो क्षेत्र है, इन क्षेत्रों में ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जिन्हें देखने के लिए लोग जो है आते हैं दूर दूर से, इसलिए ये क्षेत्र काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाते हैं। ठीक है, तो ये चैप्टर भी आपका समाप्त होता है ज्योग्राफी का बेटा, और उसके बाद ज्योग्राफी का ही अगला चैप्टर जो है नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे, और उसका वर्क जो है मैं आपको भेज दूंगा। इससे रिलेटेड यदि कोई भी आपको क्वेश्चन, कोई क्वेरी हो बेटा, आप कभी भी पूछ सकते हैं, कॉल कर सकते हैं, या स्कूल में भी हम रहते हैं, स्कूल में आकर भी आप किसी भी चीज़ की जो भी क्वेरी है आपकी वो सेटिस्फाइड हो सकते हैं अपने क्वेश्चन पूछ करके। ठीक है, कोई प्रॉब्लम हो कभी भी पूछ सकते हैं। थैंक यू।